डिस्कस करेंगे मेरे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बारे में कि देखिए अभी जो हमारे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स है वो तो अपने ब्रांच की सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी है जैसे कि अभी मैंने प्रिपेयर किया था मेरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड, तो वो कैसे आपका एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर। और फिर कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि कंसेप्ट कैसे आपके अच्छे हो सकते हैं, या फिर देखिए आप कोई फार्मूलाज वगैरह पाठ करते हो, रट्टा मारते हो, तो फिर वो कैसे आपको याद रखना है काफ़ी आसानी से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस है। रीजनिंग, तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसको मोस्ट ऑफ द जो हमारे एस्पिरेंट्स है, मैं हूँ, लास्ट ईयर में या फिर लास्ट मंथ में हम प्रिपेयर करने का सोचते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी एक मैं आपको एग्जांपल दे ये जो है एक सॉम का प्रॉब्लम है, तो इस के लिए हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है सिंपली सपोर्ट के लिए जिसपे यूडीएल है। तो इसमें क्या है, सिंपली एक फॉर्मूला है, क्या है 5WL⁴ है, ये नीचे 384 EI। तो ये जो फार्मूला है इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है डिफ्लेक्शन की। तो इसको हमने ऐसे लिखा है कि 5 इंटू जो 6 है वो अपना शायद लोड है इसके ऊपर आ रहा है, ये जो यूडीएल है ये है, फिर ये जो 4 है वो लेंथ है, ठीक है लेंथ है, और फिर ये 384 कांस्टेंट और EI भी कांस्टेंट है। अभी इसको मुझे सॉल्व करना था, लेकिन अगर मैं वही नॉर्मल यश होता एक साल पहले वाला तो इसको मैं कैलसी से सॉल्व करता। लेकिन अभी जो है वो एप्टीट्यूड कंप्लीट किया उसके बाद मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, देखिए बेसिक्स कैसे यहाँ पे काम आएंगे। तो किसी भी चीज़ का अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 4 का मुझे निकालना है 4th रूट, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका अगर स्क्वायर रूट आपको पता है कि सॉरी स्क्वायर्स बताया आपको, 2 टू द पावर 2 मतलब 4 आएगा। तो ये कैसे आया, काफ़ी सिंपल है, 2 इंटू 2 किया। तो मैंने वही यहाँ पे चीज़ अप्लाई की थी फिर कि कैसे मैंने किया, देखिए चार बार लिख दिया मैंने 4 को, तो ये एक मेरे को सॉल्व हो गया, इसका मतलब 4 टू द पावर 4। ऐसे यहाँ पर कुछ वैल्यू आएंगे, वो लिखने के बजाय मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको फिर कट बिट करना था। तो फिर अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 384 को क्या किया, अभी 384 यहाँ पे है, तो मैं इसको काटने वाला था लेकिन कैसे काटूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब वही कि क्या कहते हैं उसको डिवाइड करना था। तो फिर मैंने यहाँ पे जो अपने रीजनिंग में एक टॉपिक आता है नंबर सीरीज, वहाँ पे फैक्टराइजेशन आता है कि फैक्टर्स निकालना पड़े आपको, क्या बोलते हैं उसको LSM HCM वही है। तो मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, फिर मुझे यहाँ पे 1 जब तक आता नहीं तो यहाँ पे 1 मिल गया। फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया ये सारी सीरीज़, इसको फिर थोड़ा सा इसको मैनेज किया और फिर ऐसा आंसर है। अब ये अगर आप निकालोगे इसका मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगा 384। तो फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे निकाल लिया और फिर इसको मैं डिवाइड वगैरह अभी कर सकता हूँ यहाँ से, अगर 4 चौक 16 समझ रहे, फिर 4 4 ये कट ले, तो ऐसे इसको मैंने सॉल्व किया। तो ये कैसा है, ये इसलिए बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम्स है कि UPSC की ESC है, उसमें प्रीलिम्स में आपको कैलसी अलाउड नहीं होती, और शायद अभी MPSC में भी आपको अलाउड नहीं होगा। गेट में तो खैर वो वर्चुअल कैलसी होती है, और अपने जो SSC है उसमें भी आपको कैलसी अलाउड नहीं होती। तो देखिए जो भी हमारे प्रीज है सभी एग्जाम्स के, वहाँ पे कैलसी नहीं अलाउड होती। तो टॉपिक आता है जिसमें हम नंबर सीरीज है, अभी मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप अगर करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। नंबर सीरीज नंबर सिस्टम में शायद एक ही है। फिर काउंटिंग थ्योरी आता है, काउंटिंग थ्योरी भी आप देख सकते हैं। एवरेज, प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस, आप अगर दोस्त को इतने पैसे देते तो कितना आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो आपसे जज मतलब हो सकता है। परसेंटेज का भी है, अगर आप कल को जाकर PW में लगते कि कितना परसेंटेज आप खा सकते तो वो चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो वो आप देख सकते हैं। थोड़े ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो वो एक चीज़ है। तो ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप रीजनिंग में ये जो टॉपिक है मैंने अभी बताया वो आप ट्राई आउट कर सकते हो, उसको पढ़िए, क्योंकि ये आपका अगर मतलब जो लॉजिकल थिंकिंग है क्वेश्चन को देखकर समझने की, वो बिल्ड कर दे। अगर कोई CRT प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है बाहर, तो राजापेट में एक प्रणव राठी सर के टीचर है जो कि आपके एक्टिव और रीजनिंग क्लासेस लेते हैं, काफ़ी अच्छे सर है। मैं उनके लास्ट 1-2 वीक से डेमो लेक्चर्स कर रहा हूँ, बस दोस्तों को मिलने के लिए जाता था पहले तो, लेकिन फिर उनके जो लेक्चर्स है वो काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन मेरा जो कि हो चुका है रीजनिंग और एप्टी का सेक्शन, तो उनके ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनको एक थैंक्स है मेरी तरफ से। और अगर आप वहाँ पे अगर ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, आपके जो कैंपस ड्राइव्स है उसमें। और अगर आप सिर्फ कैंपस ड्राइव्स के लिए करें तो वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आप एक अच्छा सा स्कोर ले सकते हैं। अब आता है कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ये जो है एक फॉर्मूलेज है इलास्टिक कांस्टेंट्स के, इसमें अभी काफ़ी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपली समझिए कि ये फार्मूलाज है। अभी मैं इसको सिंपली ऐसे रटता हूँ, देखिए कैसे, E इज इक्वल्स टू 2G
क्या है, इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। और ऐसे अभी मैं इसको रटूंगा 10 बार लिखूंगा, तो इसमें होता भी क्या है मालूम है कि अपना जो माइंड है ना वो एक पैसिव स्टेज में चला जाता है, कि मतलब वही आप कंटिन्यू कर रहे तो वही आप रटोगे, लेकिन ये ऐसा पार्ट नहीं होंगी वो चीज़ें। तो इसको आपको अगर लर्न करना है अच्छे से, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, अभी वही है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो अगर ई आ रहा है उसके आगे 2G आ रहा है, अगर आप इसको रट्टा मारेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे प्लस की जगह आपको प्लस म्यू की जगह माइनस म्यू आ जाएगा, या फिर ये 2 जो है वो अंदर आ जाएगा, ये म्यू, ऐसा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन अगर आप देखिए, अभी मैंने इसका जो कंसेप्ट है यहाँ पे लिखा था कि जो हमारा सी है, अभी यहाँ पे सी जी है, देखिए यहाँ पे भी मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है, अगर मैं ये इसको समझ लेता हूँ हमारे अच्छे ढंग से, हमारे जो क्या कहेंगे मातृभाषा है मराठी, उसमें भी, तो इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते तो फिर आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं जाएंगी। देखिए, अगर इसको अभी मैं समझाने नहीं बैठूंगा, लेकिन एक सिंपली आप समझिए कि अगर एक कोई फार्मूला है तो वो फार्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, उसको जो नंबर ऑफ थिंग्स उसे उसके माइन्यूट उसकी अगर डायग्राम होती है या फिर उसमें कुछ टिपिकल मीनिंग होता है कुछ, तो अगर आप उसको कैच कर सके तो जो फार्मूला है वो समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स होता है, मैंने ऐसे देखा है मेरे अभी लास्ट ईयर के प्रिपरेशन में, कि अगर मैं सिर्फ फार्मूला रट रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो जब मैं लिखने बैठता हूँ 2-4 दिन बाद, तो वो माइनस का प्लस या फिर टू द पावर 4 होगा, टू द पावर 3 2, ऐसा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर मुझे उसके पीछे का कंसेप्ट मालूम है कि उसको कैसे डिराइव किया गया है, किसके आगे किसके पीछे, और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को, अभी मैं मेरी बात कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द क्या, तो मुझे जो है इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो चीज़ें हैं वो कैच करने में डिफ़िकल्ट आता है। कि अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो जब मैं उसको पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये हो नहीं रहा, लेकिन मैंने दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा समझने आने लगा, तीसरी बार पढ़ा तो मुझे उसके जो मीनिंग से वो समझ आएगा ये क्या चाहिए क्या नहीं। तो ऐसी चीज़ें होती है, अगर आप किसी क्वेश्चन को बस देख के ऐसे लोगों कि इससे मुझे नहीं हो रहा, ये मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आपसे कुछ नहीं सॉल्व हो सकता। अगर आप उसको देख रहे हो और ट्राई कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ इसको, तो हो सकता है कि आपसे वो बन जाए। और ध्यान रखिए कि सबसे पहले अगर आप कोई क्वेश्चन लेते हैं तो उसको अच्छे से लिखिए, मैनेज करिए, गिवन डेटा लिख लीजिए, उसके पीछे अगर आप कुछ ड्राइग्राम वगैरह फॉर्म कर सकते हैं वो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। और फिर फार्मूला ट्राई कीजिए, किसी भी अगर एक प्रॉब्लम होता है उसका एक फार्मूला होता है, अगर आप वो फार्मूला कैच कर लोगे तो फिर अगर उसमें आप थोड़ा सा वैल्यूज इधर उधर ट्राई करके, तो आपने एक ना एक तो आंसर निकल जाएगा। और स्टार्टिंग में आपका आंसर निकलना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है गलत है ये इंपॉर्टेंट नहीं, और फिर आप उसको टाइम के साथ मैनेज कर सकते हो। और सबसे एक थोड़ा सा मेरे को एक बताने की यहाँ पर ये हो रहा है कि देखिए मोस्ट ऑफ द अभी मेरे ही दोस्त थे और हम थोड़ा डिस्कस करते, तो फिर क्या होता है कि चीज़ें हम इंग्लिश में लिखते हैं मोस्ट ऑफ द भी, लेकिन कभी कभी मैं अपने मराठी में लिख लेता हूँ। तो क्या होता है कि देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सभी जो चीज़ें शॉर्ट नोट्स बनाते हो वो आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करिए, लिखिए। आप अगर आपके मदर टंग जो भी है हिंदी मराठी उसमें अगर भी लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मोस्ट ऑफ द ठीक है, मैं तो अपने मोस्ट ऑफ द हाँ, मैं तो अपने मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स होते हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं इंग्लिश में समझने के लिए, वो मैं अपने मराठी में लिख लेता हूँ। भले 2 पेज लिख जाए लेकिन मैं लिख लेता हूँ, ताकि जब मैं दूसरी बार उसको पढ़ूंगा तो मेरे को डायरेक्टली वो कंसेप्ट याद आ जाएंगे। अगर मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ तो फिर ऊपर से वो कैच करने में थोड़ा डिफिकल्ट आता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको कोई कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है समझने में, तो उसको एक पेज पर अच्छे से मराठी में लिख लीजिए और फोड़ दीजिए।